हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर लेकर के आए हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सेकंड सेमेस्टर हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है। आपने देखा होगा कि दो चैप्टर जो पीछे निकल चुके हैं, हाथ में किताब लेने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ उनको देख लो तो समझ लो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं और तीसरा चैप्टर जिसका नाम है लेखांकन के सिद्धांत, अवधारणाएं, परंपराएं, कहीं कहीं पर मान्यताएं भी लिखा हुआ होता है। परंपराएं की जगह पे मान्यताएं भी आपके लिए मिल सकता है। ओके, तो आज इस चैप्टर का ऐसा ऑपरेशन करेंगे हम लोग कि आपको सब कुछ इस क्लास के द्वारा ही पता लग जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में से किसका मतलब क्या है। क्योंकि इसकी जब थ्योरी आप बुक से पढ़ते हो बहुत टफ लगती है और इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा। और ये भी बता दें कि लेखांकन के सिद्धांत से आप क्या समझते हो, और किसी एक अवधारणा का आगे नाम पूछ लेगा आपसे, उसके बारे में पूछ लेगा, यही प्रश्न बनता है। ओके, इस साल भी यही बनने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेखांकन का मतलब क्या होता है। ये इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्लियर किया। लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, लेखा प्लस अंकन से। ठीक, लेखा का मतलब क्या होता है, जितना भी बिजनेस में लेन देन हो रहा है उसको सबसे पहले हम पहचान करेंगे, पहचान करना होता है। दूसरे नंबर पे फिर लिखना होता है, और लिखोगे किसमें, आंक करके, यानी मुद्रा में उसका लेखांकन किया जाता है। और फिर उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और फिर निष्कर्ष निकाल करके उसका एक रिजल्ट तैयार किया जाता है, जो जो जरूरत जिसके लिए होती है उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। इन सब का जो टोटल है वो लेखांकन कहलाता है। तो लेखांकन का मतलब हम बहुत अच्छे से पिछले क्लास में समझ चुके हैं, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा समझने की जरूरत है कि जितने भी व्यापार में लेन देन हो रहे हैं उन लेन देन को सबसे पहले पहचानना कि वो उसका लेखा होगा या नहीं होगा, होगा तो डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, ये पहचानना। ठीक है, पहचानना, फिर उसको रिकॉर्ड करना यानी लिखना, फिर उसके लिए अमाउंट के द्वारा पूरा समराइज करना और उससे रिजल्ट निकालना कि इस लेन देन से क्या लाभ और हानि हुई। वो हालांकि इकट्ठा ही निकलता है जब अंतिम खाते बनते हैं, और इसके बाद में दूसरों के सामने डेटा को प्रेजेंट करना। ये पूरा स्पष्ट रूप से ये समस्त कार्य लेखांकन, लेखांकन का मतलब सिर्फ लिखना नहीं, ये सारे काम लेखांकन के होते हैं। ओके, इसीलिए व्यापार की भाषा को लेखांकन कहा गया है। लेखांकन क्या है, व्यापार की भाषा है। अब हम पढ़ेंगे लेखांकन के सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होते हैं, आज हम बात करेंगे लेखांकन के सिद्धांत। जब भी बेटा सिद्धांत की बात आए, ठीक है, तो सिद्धांत में दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक तो होती है हमारी मान्यता, ठीक, और दूसरे होते हैं नियम। इन दोनों को जब इकट्ठा कर दिया जाता है, किसके द्वारा, मानव के द्वारा, ठीक है, मानवीकृत के द्वारा जब इसको एक इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो लेखांकन के क्या बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। सिद्धांत का मतलब किसी के नियम, कायदे, कानूनों से ही साधारण रूप से समझा जा सकता है। जैसे गांधी जी का सिद्धांत था कि वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एग्जाम्पल से सीखो, ऐसे कठिन लगेगा, एग्जाम्पल से सरल लगेगा। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, यानी गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे, पहली चीज तो ये थी। और दूसरा अहिंसा, अहिंसा का मतलब है उनको मार काट खून खराबा ये पसंद नहीं था। ओके, तो वो उनके क्या था, सिद्धांती तो था। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी की एक मान्यता थी, क्या थी, कि सत्य बोलना चाहिए। तो सबसे पहले उनकी मान्यता थी। दूसरा, जब उनकी मान्यता थी, उनके दिमाग में था सत्य बोलना चाहिए, तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि वो किसी से भी अहिंसा की बात नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। तो उनकी मान्यता और नियम दोनों चीजें जब मिले, और वो कौन थे, मानवीकृत यानी मनुष्य थे, तो उनका यही चीज क्या बन गया, सिद्धांत बन गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को विधिवत रूप से चलाने के लिए, व्यापार के सफल संचालन के लिए वो सारे नियम, कायदे, कानून जो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, व्यापार का सफल संचालन के लिए बनाए हैं, व्यापार को नुकसान ना हो, व्यापार की हमेशा तरक्की हो, व्यापार से सही लाभ हानि पता चल सके, व्यापार चौपट ना होने पाए, व्यापार में किसी का अहित ना होने पाए। ये नहीं व्यापारी का ही, ना ना ना, ग्राहक का भी अहित नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे नियम, कायदे, कानून, विचारों, मान्यताओं सभी के लिए हम क्या कहते हैं? लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि व्यापार की भाषा ही लेखांकन है। व्यापार को अगर विधिवत रूप से चलाना है तो हर चीज आपको लेखांकित रूप से रखनी होगी। तो ठीक इसी प्रकार से व्यापार को चलाने के लिए प्राचीन काल समय से ही बहुत सारी ऐसी मान्यताएं चली आ रही, ऐसी अवधारणाएं चली आ रही, ऐसे सिद्धांत चले आ रहे, ओके सॉरी, जिनका पालन करने से व्यापार है वो व्यवस्थित रूप से चलता है। तो यही हमारे क्या बन जाते हैं? लेखांकन के सिद्धांत। तो लेखांकन के सिद्धांत कुछ और नहीं है। लेखांकन के सिद्धांत वही नियम, वही कायदे, वही अवधारणाएं, वही मान्यताएं, वही सोच जो प्राचीन समय से आज तक चली आ रही है, जिसका पालन हमारे पूर्वज लोग भी करते हुए चले आए हैं, हम लोग भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी करेगी। बस उन्हीं नियमों को, कायदों को, कानूनों को, विचारधाराओं को हम क्या कहते हैं? लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। अब सिद्धांत में अवधारणाएं और परंपराएं या मान्यताएं, इनके बारे में हमको विस्तार पूर्वक समझना होता है। जब भी लेखांकन के सिद्धांत का मतलब आए तो जो मैंने अभी बताया सरल शब्दों में, बस वही एकदम एग्जैक्ट है। किताब से पढ़ोगे भूलोगे, ठीक, एग्जाम्पल से याद करोगे जल्दी याद होगा। अब हम बात करते हैं, चलिए सिद्धांत तो हो गए जिसमें नियम, कायदे, कानून है, वो है। फिर अवधारणा क्या चीज होती है? अवधारणा कहते हैं किसी भी व्यक्ति की थिंकिंग के लिए, सोच के लिए। लेकिन कैसी सोच के लिए? अरे प्राचीन काल से जो धारणाएं चली आ रही हैं उन्हीं के लिए हम व्यापार की क्या कहते हैं? अवधारणाएं कहते हैं। और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन अवधारणाओं के बारे में ही 100% लिखने के लिए जरूर आएगा। ओके, तो अवधारणाएं क्या हैं? सोच है। कहते नहीं अरे उस व्यक्ति की अवधारणा ही बहुत खराब है। कोई व्यक्ति अगर समाज का ठीक व्यक्ति नहीं होता है तो क्या होता है? वो अगर और सब लोगों के समान व्यवहार नहीं करता है तो उसके सामने व्यक्ति नहीं कहता, पीछे कहता अरे उसकी तो अवधारणा ही बहुत गलत है या उसकी धारणाएं बहुत गलत है। तो कहने का मतलब है कि उसके विचार सही नहीं है, तभी तो कोई कहता है। तो यही चीज अवधारणा का मतलब सीधे विचारों से हो गया। अब एक एग्जाम्पल बता दें। पहले के लोग कहते थे कि अगर सुबह का पहला लेन देन यानी दिन का पहला लेन देन अगर हम नकद से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे दिन पैसा आता रहेगा। तो यहां पर एक धारणा बन गई कि अगर हमने पहला ट्रांजैक्शन या पहला लेन देन उधार कर दिया तो समझ लो कि उस दिन पैसा नहीं आएगा। ये क्या है? क्या जरूरी है? ये ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? तभी तो हम कह रहे हैं ये मानवीकृत हैं, ये मानवीय धारणा पर आधारित है ये सारी लेखांकन के सिद्धांत। ओके, तो ये मान लिया कि भाई जैसे बहुत से लोग होते हैं सुबह सुबह परेशान करने आ जाते हैं, तो वो उधारी से बचें। ठीक है, तो कम से कम एक उधार तो कम होगा। पहला लेन देन जब नगद में होगा तो ये माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का सीधा या जो जिस संप्रदाय को, धर्म को मानने वाला हो, जैसे हिंदू धर्म से हूं मैं तो हिंदू धर्म में हमारे जो भी है धन दौलत के लिए लक्ष्मी जी का आशीर्वाद माना जाता है, तो वो उसकी प्राप्ति हो गई सुबह सुबह, तो समझ लो पूरे दिन जो है प्राप्ति होती रहेगी। तो एक अवधारणा है। अब परंपराएं क्या हैं? परंपराएं ही इन्हीं से अवधारणाओं से मिलती हुई चली आई हैं। परंपराएं हमारी ये कहती हैं, नियम हमारे ये कहते हैं कि कोई भी लेन देन हो रहा है उसको तुरंत पहले लिख लेना चाहिए। ओके, और पहले लिख ता पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले, ये कॉमर्स की एक किसी विद्वान ने 2 पंक्तियां भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी लेन देन हो रहा है उसको पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद लेन देन कीजिएगा। ओके, और अगर कभी भूल पड़े तो कागज से ले, कभी भी अगर भूल चूक हो जाए तो कागज से मिलान कर करके और उसके लिए सही से किया जा सकता है। तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है। आज मैं बता दूंगा कि क्या एग्जाम में आ रहा है, जो आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये सारी चीजें ही एग्जाम में आने वाली हैं। तो लेखांकन के सिद्धांत की बात करेंगे तो भाई लेखांकन के सिद्धांत की विशेषताएं भी समझ लो। की विशेषताएं ये बुक में देखोगे तो बहुत टफ लगेंगी, लेकिन मैं आपको जब यहां समझाऊंगा बहुत इजी आपको लगेगा। ओके, तो देखो विशेषताएं समझिए, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहली विशेषता है कि ये मनुष्यकृत हैं। मनुष्यकृत होना यानी लेखांकन के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, वो किसके हैं? मनुष्यकृत होना, यानी मनुष्य के द्वारा ये बनाए गए हैं। ओके, नंबर 2, जरूरत
के आधार पर निर्माण। इनका जो निर्माण हुआ है वो किसके आधार पे हुआ है? जरूरत के आधार पे हुआ है। किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, भाई कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ओके, तो यहां पर जरूरत के आधार पे इनका निर्माण हुआ है। किसका? लेखांकन के सिद्धांतों का। अभी निकल करके भी आएंगे कौन कौन से सिद्धांत हैं। ओके, और तीसरे नंबर पे ये हैं मनुष्यकृत होना, और दूसरा है जरूरत के आधार पर निर्माण। नंबर 3 व्यावहारिक गुणों पर आधारित। ओके, व्यावहारिक गुणों पर आधारित होने का मतलब है कि इसमें जितना भी लेखांकन किया जाता है उसमें व्यावहारिकता भी झलकती है। जैसे लेखांकन करते हैं तो जैसे आप अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ से अगर शॉपिंग करते हैं तो वो उसमें व्यवहार झलकाएगा। आपका नाम लिखने से पहले श्री, श्रीमान ये सब चीज़ें, और उसका नाम पता इत्यादि लिखेगा। आपसे जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा शुभ नाम क्या है। तो इनमें व्यवहारिकता भी होती है क्योंकि इनकी जो तैयारी होती है वो व्यवहार के आधार पर भी होती है। अब व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, आदर, सम्मान, सूचक, स्थिति, आपकी लोकेशन। बहुत से ऐसे व्यापारी मिलेंगे जो आप उधार परचेज कीजिए, वो कहेंगे नहीं कोई एंट्री नहीं होगी, आप ले जाइए, पता है कि आप पैसे दे जाएंगे। व्यवहार पर है, जरूरी नहीं है, तो व्यवहारिकता भी इसमें होती है। अगला होता है हमारा नियमों पर आधारित मान्यताओं का होना। नियमों पर आधारित मान्यताओं का होना, यानी नियमों पर आधारित मान्यताओं का होना का मतलब है कि कुछ जो नियम होते हैं, व्यापार के कायदे कानून होते हैं। अभी हम अवधारणाओं को पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 अवधारणाएं होती हैं जिसमें से 6-7 एग्जाम में जरूर आती हैं। ठीक है, तो जो लेखांकन के सिद्धांत होते हैं वो नियमों पर आधारित होते हैं या नियमों पर आधारित मान्यताएं इसमें पाई जाती हैं। किसमें? सिद्धांतों में। तो ये भी इसकी क्या है? एक विशेषता है। ओके, अगला है समस्याओं के चिंतन पर आधारित। चिंतन कहते हैं किसी भी विषय के बारे में हम विस्तार पूर्वक बहुत गहनता से सोचते हैं, समझते हैं, तब जाकर के निर्णय लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं समस्याओं के चिंतन पर आधारित। यानी जो लेखांकन के सिद्धांत हैं वो तमाम समस्याओं को सोच करके, समझ करके, देखभाल करके और तब निष्कर्ष के रूप में निकाले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समस्याओं के चिंतन पर ये आधारित होते हैं। ओके, और 6 नंबर पे सर्वमान्य ना होना। सर्वमान्य ना होना। जो लेखांकन के सिद्धांत हैं वो जरूरी नहीं है कि सब जगह पर मान्यता ही उनके लिए मिले। ओके, कुछ स्थानों पर नहीं मान्यता मिलती है इनके लिए। जैसे नकद लेन देन की बात करते हैं, पहला नकद लेन देन। जितने भी बड़े बड़े कारोबार होते हैं उनको सिर्फ बिक्री से मतलब होता है, नकद उधार कुछ नहीं। ठीक, थोक व्यापारी जितने भी होते हैं बस उनकी बिक्री बढ़नी चाहिए, उधारी तो वो कवर कर ही लेते हैं। ओके, तो इस तरह से सर्वमान्य ना होना, ये सर्वमान्य नहीं होते हैं। आगे 7वें नंबर पे व्यापारों के अनुसार बदलाव। बहुत से ऐसे नियम कायदे कानून हैं जिनमें व्यापार की कंडीशन के आधार पे उनमें स्वतः बदलाव होता चला जाता है। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनका मंथली पेमेंट होता है, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जिनका साप्ताहिक होता है, बहुत से ऐसे बिजनेस जिनका तुरंत पेमेंट करना होता है, और बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका एक निश्चित पीरियड होता है, उसके बाद में ही पेमेंट मिलता है। ठीक है, और जबकि आपूर्ति लगातार देनी होती है। तो ये सर्विस व्यापारों के अनुसार इनमें क्या होता है? बदलाव होता हुआ चला जाता है। ओके, बहुत से ऐसे बिजनेस हैं भुगतान हो ना हो लेकिन सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। बिजली का बिल है, आप महीने महीने जमा मत करिए, आपकी जो सेवा है बिजली कंपनियां क्या कर रही हैं? बिजनेस ही तो कर रही हैं, लेकिन आपके लिए देती रहेंगी। तो व्यापारों के अनुसार इनमें क्या होता है? बदलाव होता है। अगला है 8वें नंबर पे व्यापार विस्तार एवं संचालन में
सहयोगी। ये जो विशेषता है एर्थ नंबर की, ये व्यापार विस्तार एवं संचालन में सहयोगी भी होते हैं। कौन? लेखांकन के सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं वो ये भी एक विशेषता है कि व्यापार का विस्तार एवं संचालन में ये सहयोगी होती है। ओके, तो ये 8 हमने आपके लिए बता दिए हैं। आप 8 के बारे में ही 2-2 3-3 लाइनें अगर लिखोगे तो बहुत लिख जाएगा। ओके, और 8 ही पर्याप्त है, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं, चलिए इसे हटाएं। चलिए अब हम बात करते हैं अवधारणाओं की। ओके, और अवधारणाओं के संबंध में एक वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पे बहुत अच्छा अपलोड है, लेकिन यहाँ पर भी हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अच्छा, अवधारणाओं से पहले कहीं कहीं पर आपको प्रथाएं मिल जाएंगी। ये प्रथाएं क्या होती हैं? प्रथाएं होती हैं व्यापार जब चलाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो प्राचीन काल से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें चली आती हैं जिनको हम लोग एक दूसरे को देख करके पूरा करते हैं। ओके, जैसे बहुत से व्यापारी मानते हैं कि अगर जो ग्राहक है उससे अगर हम मधुर भाषी बनेंगे, अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे, वो माल खरीदे या ना खरीदे, ओके, तो कम से कम हमारे व्यापार का विस्तार होगा। ये एक प्रथा चली आ रही है, इसीलिए व्यापारी चाहे कितनी भी टेंशन में क्यों ना बैठे हों, वो ग्राहकों को देवता मानते हैं। ये क्या है? एक प्रथा ही तो। कहते नहीं ग्राहक देवता के समान है। देवता किसे कहते हैं? जो कुछ ना कुछ देने वाला होता है। अब कोई व्यक्ति आया, उसने तुम्हारा 1 घंटा बर्बाद किया तुम्हारे बिजनेस में और फिर भी नहीं खरीदा उसने, तो कहने का मतलब है कि एक प्रथा है कि उससे फिर भी नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे। दूसरी चीज है कि सूचनाएं देने की बात आती है तो हम पूरी सूचनाएं देंगे। इसको हम पूर्ण प्रकटीकरण की हम प्रथा कहते हैं। ठीक है, और प्राचीन काल से घिसी पिटी ऐसी मान्यताएं चली आ रही हैं जिनका कोई वर्तमान समय में औचित्य नहीं है। ओके, उनके लिए भी हम कहते हैं, जिनको हम रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता ही का मतलब होता है कि हल्की सोच, जिसको हम कहते हैं कि नीची थिंकिंग, वो रूढ़िवादिता में ही आती। जैसे पहला लेन देन अगर नकद हो जाए तो पूरे दिन पैसा आता रहेगा, ये क्या है? रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी का मतलब होता है घिसी पिटी पुरानी, ओके, जिनमें कोई जरूरी नहीं कि सत्यता छुपी हुई हो। ओके, तो ऐसी घटनाओं के लिए, ऐसी बातों के लिए, ऐसी बातों के लिए हम क्या कहते हैं? प्रथाएं कहते हैं। और जो प्रथाएं हैं वो मुख्य रूप से आप 4 भागों में बांटना पेपर में। ओके, पहली जो लिखना वो रूढ़िवादिता लिखना, रूढ़िवादिता की प्रथा। इसमें प्राचीन काल की वो छोटी छोटी बातें आती हैं, जैसे एक आती है कि हानि के लिए तुरंत तैयार हो जाओ लेकिन लाभ की कल्पना मत करो। ये क्या है? घटिया सोच ही है। ओके, घटिया सोच है। जब तक व्यक्ति लाभ के बारे में नहीं होगा या लाभ का अनुमान नहीं लगाएगा, तब तक वो उसका मन कैसे लग जाएगा व्यापार करने में? तो एक रूढ़िवादी की प्रथा यही है कि भैया हानि की पहले से ही इंतजाम कर लो, कि हानि अगर हो गई तो समझ लो कि उसके लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम पहले ही करना है, और लाभ हो गया तो वो कहाँ लगाओगे? उसका इंतजाम करने की कहते हैं कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये रूढ़िवादिता की प्रथा कहलाती है। दूसरी चीज है पूर्ण प्रकटीकरण की, पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। इसमें समस्त सूचनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला बताया है, यानी लेखांकन करेंगे तो सारी बातें एकदम प्रकट होनी चाहिए। ओके, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। अगली चीज है नियमितता की प्रथा। ये याद कर लीजिएगा, नियमितता सभी याद कर लो, याद होता चला जाएगा। बहुत सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो ऑफिस का नंबर 9719811101। ओके, 1200 में सेकंड सेमेस्टर हो रहा है पूरा। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के नोट्स होंगे हिंदी में, बहुत अच्छी पढ़ाई होगी, न्यूमेरिकल बड़े अच्छे होंगे। ओके, तो यहाँ पर नियमितता की प्रथा। नियमितता की प्रथा का मतलब है कि जब तक लेखांकन होता रहेगा, हमेशा लगातार। नियमितता का मतलब होता है कि बार बार लगातार, ठीक है, नियमों का पालन हम करते रहेंगे। और सारता की प्रथा होती है चौथी, सारता की प्रथा। सारता का मतलब सार से लिया गया। सार का मतलब होता है कि जैसे बहुत बड़ी कोई बात हो उसको छोटी से शब्दों में स्पष्ट कर दो, तो वो कहलाती है सारता की प्रथा।
तो ये लेखांकन की क्या है, प्रथाएं हैं। और लेखांकन की प्रथाओं का मतलब है कि जब हम लेखा करें तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखें, उसके आधार पर लेखांकन करें। यही लेखांकन की क्या है, प्रथा है। तो ऋणबाध्यता की मतलब प्राचीन काल से जो बातें चली आ रही कि भैया हानि की अगर कहीं होने की संभावना है तो उसका इंतजाम पहले से ही कर लो, ओके। जबकि लाभ का या फायदे का कहीं से कोई इंतजाम आपके लिए बना के नहीं रखना है, ओके। दूसरा है पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा, यानी जो भी लेन देन हो रहा है वो पूर्ण रूप से प्रकट करें कि मतलब इसमें क्या हुआ है। नियमितता की प्रथा, लगातार नियमों का, दो कानूनों का प्रयोग करना है। सारता की प्रथा यहाँ पर निकल करके आती है, यानी सब कुछ स्पष्ट हो, ओके। आज हमारा डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया है, चलिए बड़ा डस्टर ही चलाते हैं। अगला बात आती है इसके बाद में तुरंत अवधारणाओं की आती है, ठीक है। और जब अवधारणाओं साफ नहीं हुआ सही से, एक सेकंड, चलिए। और इसके बाद में हम अब बात करते हैं किसकी, अवधारणाओं की, ओके। यही बहुत महत्वपूर्ण है, प्रमुख अवधारणाओं के, ठीक है। इसमें गिनी चुनी अवधारणाएं ही पेपर में आती हैं और जो सबसे ज्यादा आती हैं वो सिर्फ 4 हैं, ओके। इन 4 को ही आप रट लीजिए, हालांकि बाकी मैं बताऊंगा तो बहुत, लेकिन सबसे पहले इन 4 को रटेंगे। 1 2 3 4, अच्छा 5 को रटिए सबसे पहले, ओके। सबसे पहले है लेखांकन अवधि, लेखांकन अवधि की अवधारणा। दूसरा है दोहरे पक्ष की अवधारणा, दोहरे पहलू की अवधारणा भी कहीं कहीं पर ये लिखी हुई होती है। तो पहला होता है लेखांकन अवधि की अवधारणा, दूसरी होती है दोहरे पक्ष की अवधारणा, और जो तीसरे नंबर पे होती है वह होती है मुद्रा मापन की अवधारणा, ओके। चौथी होती है पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। अगला है चालू व्यवसाय की अवधारणा। इसके अलावा भी जो अवधारणाएं हैं पेपर में नहीं आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? वो है वसूली की अवधारणा, ठीक, वसूली की अवधारणा, पूंजी की अवधारणा, पूंजी की अवधारणा, लागत की अवधारणा, लागत की अवधारणा, ओके, ठीक है। और भी होती हैं, इसमें अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से यही हो गई। चलिए, प्राप्ति की भी अवधारणा होती है एक, ठीक, मगर उनके चक्कर मत पड़िए, ये 5 आप तैयार कीजिए, ठीक। कौन कौन सी होती हैं मैं समझा रहा हूँ, और जो समझ रहे हो, क्योंकि किताब में ऐसा नहीं मिलेगा, इसको ध्यान से सीखो, समझो और लिख डालना। हालांकि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नोट्स मिल ही जाएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेखांकन अवधि की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी बिजनेस हुआ वो 12 महीने का लेखांकन करेगा या 6 महीने का लेखांकन करेगा, ओके। उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होगा, वो फिक्स होगा। 3 महीने में भी भैया खाते बना करके वो देख सकता है, मंथली भी बना के देख सकता है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट उसे 12 महीने के बाद ही देनी होगी कि पूरे वर्ष भर व्यापार करने के बाद उसको नुकसान हुआ, फायदा हुआ, तो कितना नुकसान या फायदा हुआ, वो चीज हमारी कहलाती है क्या, लेखांकन अवधि की अवधारणा में, ओके। तो लेखांकन अवधि की अवधारणा वह अवधारणा है जो 12 महीने के उस पीरियड से ली गई है जिसमें लेखांकन प्रक्रिया के लिए पूरा किया जाता है, ओके। जैसे बैंकें हैं 31 मार्च के लिए अपना पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं, तो कुल मिलाकर के कैसे क्लोजिंग हो रहा है, ठीक है, तो वो कुछ और नहीं, उनका लेखांकन अवधि पूरी हो रही होती है। दूसरे नंबर पे दोहरे पक्ष की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी लेन देन वो तभी वैलिड होगा जब वो 2 पक्षों में हुआ हो। जैसे मैं ही
मतलब विक्रेता हूं और मैं ही क्रेता हो जाऊं, तो ये सही से अगर देखा जाए तो कभी एक ट्रांजैक्शन हुआ तो उसे ड्राइंग में दिखाओगे आप? क्रेता नहीं बन सकता मैं। ओके, तो निजी प्रयोग में कर सकता हूं, आहरण कर सकता हूं, ड्राइंग कर सकता हूं, इसलिए ड्राइंग रखा है। मैं सोचूं नहीं मैं ही विक्रेता हूं, मैं ही क्रेता हूं, ना 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 ना, इसमें कम से कम दो पक्षों का वैध रूप से होना जरूरी होता है। अगला होता है मुद्रा मापन की अवधारणा। ये अवधारणा ये कहती है कि व्यापार में उन्हीं लेन देनों का लेखा होगा जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं। जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते उनका लेखांकन इसमें नहीं किया जाएगा। अगला है पृथक व्यवसाय अस्तित्व की अवधारणा। हमको ये बताती है कि व्यापार हमेशा व्यापारी से अलग होता है। व्यापार एक स्वतंत्र है, इकाई है। यानी जैसे हम व्यापार के खर्चे करते हैं वो व्यापारी के खर्चों से अलग होते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, आप सब लोग आ जाओ, हमारी कोई भी कपड़े की शॉप हो और आपके साथ में बैठ करके 10, 20, 100, 200 रुपए का हम लोग नाश्ता चाय पानी कर लेते हैं, वो सब व्यापार का खर्चा कहलाएगा। लेकिन अगर वहीं पर बैठ के मैं अकेला चाय पी के और पूरा बिल बनाता रहूं तो वो मेरा खर्चा होगा, बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, व्यापार को व्यापारी से अलग माना जाता है, स्वतंत्र इकाई माना जाता है। अगला है चालू व्यवसाय की अवधारणा। ये कहती है कि कोई भी व्यापार एक बार स्थापित हो जाए तो लंबे समय तक ये माना जाता है कि वो चलता ही रहेगा, उसमें वो उसके समाप्त होने का कोई पहले से समय निश्चित नहीं होता है। वसूली की अवधारणा ये कहती है कि आय को आय तब माना जाएगा जब वो प्राप्त हो जाए और व्यय को व्यय तब मान लिया जाएगा जब वो हो जाए, भले उसका भुगतान हुआ हो या ना हुआ हो। ओके, तो वसूली की अवधारणा यही कहती है। ठीक है, पूंजी की अवधारणा, लागत की अवधारणा। पूंजी की अवधारणा ये कहती है कि पूंजी हमेशा व्यवसाय का दायित्व माना जाता है, उसको बिजनेस को ये जो पैसा है वो ओनर के लिए वापस करना होता है, इसीलिए इसको लायबिलिटी में लाते हैं। तो ये पूंजी की अवधारणा है। लागत की अवधारणा ये होती है कि किसी भी वस्तु का जब हम क्रय विक्रय करेंगे तो ये जरूर देख लेना चाहिए कि उसकी लागत क्या है, कॉस्ट क्या है, उतना तो कम से कम वसूली लिया जाए। ओके, तो ये अवधारणाएं हैं जिनमें से इन अवधारणाओं में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताना और अगले क्लास के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।